सभी का। मैं हूं कृतिका और देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, उनका रुख करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण खबर देश दुनिया और सब जगह से होंगी। इसी के साथ सबसे पहले रुख कर लेते हैं टॉप लाइंस का। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर, भाषा पर एक बार फिर से सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आया। जहां आपको बता दें कि राज ठाकरे की तरफ से जो बयान दिया गया भाषा को लेकर, उसके बाद में अब अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। किस तरीके से यह सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस भाषा विवाद पर, बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। तो दूसरी प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। दरअसल ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर यह तीखा हमला बोला है और 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। आखिर इस धमकी के पीछे क्या वजह है और साथ ही इसका शेयर मार्केट पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से एक बड़ी खोज की गई है जिसमें सूर्य में कई रहस्यों का खुलासा इस वक्त हुआ है। आखिर कौन सी ये खोज है वैज्ञानिकों की तरफ से, क्या कुछ एक खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है और इसमें क्या कुछ खुलासा होगा, क्या कुछ राज सामने आएंगे सूरज से जुड़े हुए, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। और इसी के साथ चलिए न्यूज पंच की करते हैं शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी मराठी भाषा को लेकर काफी विवाद चल रहा है। और ऐसा जब तब हुआ है जब फडणवीस सरकार ने थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी को आगे बढ़ाया। ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का मानना है कि वो मूल मराठी भाषियों पर हिंदी थोपने की कोशिश है। हालांकि मनसे और शिवसेना यूबीटी के विरोध के बाद सरकार ने पॉलिसी को वापस ले लिया, लेकिन यह विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मराठियों के मराठी न बोलने पर कुछ लोगों की पिटाई की और इस पर राज ठाकरे ने कहा कि किसी भी भाषा को बोलने वाला शख्स मराठी सीख सकता है। ये बात राज ठाकरे की तरफ से की गई है। तो इस तरीके की ये पूरा विवाद जो है वो इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बताएंगे विस्तार से आपको। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। दिस इज बीजेपी's बेसिक रूल, डिवाइड एंड रूल. This is BJP's playbook. And they are trying to create fights in Maharashtra between Marathis and non-Marathis by trying to add to such situations. This is politics. This is pure politics, and please ignore such characters because these characters are shameless. They only want to have fights in India and start off with their politics. तो ये तमाम बातें अब कही जा रही है, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि रामदास अठावले की तरफ से भी एक बयान सामने आया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने इस बयान को साझा किया है। क्या कुछ कहा है रामदास अठावले ने, वो भी आपको बताते हैं। तो रामदास अठावले की तरफ से कहा गया कि असहिष्णुता और भाषिक विद्वेष लहर बह रही है। आपको भी ये देखकर दुख हुआ होगा। हाल ही में राज ठाकरे ने कहा कि किसी को मारो लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ। ये केवल गैरकानूनी नहीं बल्कि अत्यंत भड़काऊ और अमानवीय बयान है। जिन्हें टारगेट किया जा रहा है वो हमारे देश के नागरिक हैं। सड़क पर उतरकर कोई भाषा महान नहीं बनती। भाषा को सम्मान संविधान देता है। समाज में उसका प्रचार प्रसार शिक्षण और व्यवहार से होता है, दहशत फैलाकर नहीं। ये पूरी बात रामदास अठावले की तरफ से कही गई है, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, भाषा का पूरा ये विवाद है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में सुनील अंबेडकर जी ने कहा कि देश भर से हर मॉडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा और इसमें समाज के सभी लोग शामिल होंगे। आइए आपको सुनाते हैं। हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं, तो हिंदू सम्मेलन
देश भर में हमारी जो 5-7 गांव मिलाकर एक मंडल होता है और हर शहर में एक बस्ती होती है, तो एक बस्ती इस तरीके से हम लोग जो अपने संगठन रचना में बनाते हैं, तो ये सोचा गया है कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। तो अभी देश भर में हमारी रचना के अनुसार लगभग 58,964 मंडल है और बस्तियां 44,055 हैं, तो लगभग ये 1,03,019 इतने ये जगहें होती है या अपनी रचना में, तो लक्ष्य रखा गया है उस दृष्टि से। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 2 दशकों बाद एक साथ एक मंच को साझा करते हुए नजर आए हैं। दरअसल मुंबई में संयुक्त रैली का ये आयोजन किया गया और करीब 2 दशक बाद 20 साल बाद एक मंच पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे नजर आए। उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 3 भाषा नीति के विरोध और फैसले की जीत के तौर पर इस रैली का आयोजन किया गया मुंबई में। बीजेपी ने रैली को राजनीतिक अवसरवादिता बताया है कि ये जो रैली की गई है वो राजनीति से प्रेरित है और राजनीति के तौर पर अवसरवादिता ये रैली 2005 में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग हुए थे और अब 2025 में यानी कि 2 दशक 20 साल बाद अब एक बार फिर से एक मंच को साझा करते हुए नजर आए। राजनीति के साथ साथ जो पारिवारिक संबंध थे वो भी कहीं ना कहीं काफी तनावपूर्ण इस बीच इन 20 सालों में नजर आए, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों लोग एक साथ एक मंच को साझा करते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही एमएनएस के बीच में हताशा भी इस दौरान नजर आई है। किस तरीके से, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल घटती राजनीतिक जमीन को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश एमएनएस की तरफ से, मनसे की तरफ से की जा रही है। दरअसल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अभी कुछ समय बाद ही बीएमसी चुनाव होने हैं और ऐसे में बीएमसी चुनावों पर एमएनएस की पूरी तौर पर नजर है किसी भी तरह उस दौरान वोट बैंक को साधने में। इसके साथ ही इसी से इलेक्शन कमीशन से पार्टी की मान्यता भी रद्द हो और साथ ही राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए भाषा विवाद को अब कहीं ना कहीं हवा दी जा रही है। किसी भी तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश राज ठाकरे करते हुए नजर आ रहे। 2024 में मनसे को करारी हार मिली थी, लेकिन उसके बाद मनसे जो है उस दौरान खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश इस वक्त राज ठाकरे करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर जुड़ रहे हैं इस वक्त और साथ ही शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। सीधा रुक करते हैं। शिशिर, इस वक्त भाषा विवाद जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो गैर मराठी लोग हैं उनको मराठी बोलने पर विवश किया जा रहा है और अगर वो मराठी नहीं बोल रहे हैं तो मारपीट की कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से भाषा विवाद को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश हो रही है। शिशिर, बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो मराठी भाषा का मुद्दा जो है सबसे अग्रणी मुद्दा है और इसलिए पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार देखा, फिर चाहे वो मनसे हो क्योंकि फिर से एक बार रिजुविनेट हो रही है उस मुद्दे को लेकर, या फिर हम बात करें शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी जो कि मनसे के साथ यहाँ पर खड़ी होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ रहा है, लेकिन सिर्फ मुद्दा नहीं रहा बल्कि एक राजनीति मुद्दा इसलिए भी बन चुका है कि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किस प्रकार से मारपीट मुंबई में की गई मनसे के नेताओं द्वारा, मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा जो गैर मराठी है उस पर, और उसके बाद फिर भाषा का ये मुद्दा जो है सिर्फ भाषा के बारे में था, त्रिभाषा सूत्र के बारे में था, वो अब आगे बढ़कर जो है मराठी गैर मराठी विवाद बन चुका है। आज की अगर बात करें कृतिका, तो आज मुंबई मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक गैर मराठी व्यापारी को पीटा था। वहां पर जो है मराठी एकीकरण समिति का मोर्चा होने जा रहा था। हालांकि इससे पहले जो महाराष्ट्र पुलिस है उनके द्वारा जो कुछ कार्यकर्ता है उनकी कल रात को देर रात को जो है धरपकड़ की गई, उनको पकड़ा गया, डिटेन किया गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब शिवसेना पार्टी जो है, शिंदे पार्टी जो है वो भी अग्रेसर यहाँ पे दिखाई दे रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कुछ दिनों पहले इसी इलाके में अगर गैर मराठी जो व्यापारी थे उनका मोर्चा पुलिस ने अगर उसको इजाजत दी थी, तो आखिर मराठी मोर्चा को जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है उसको पुलिस ने आखिर इजाजत क्यों नहीं दी है। हालांकि शिवसेना इस वक्त सत्ता में है। ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या इसमें पुलिस का रोल संशयास्पद है, तो उन्होंने कहा कि देखिए गृह मंत्रालय से ऐसी किसी भी बात जो है पुलिस को नहीं की गई थी कि इस मोर्चा को रोक दिया जाए, लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। पुलिस किसी पार्टी के दबाव में आकर काम न करे, ये कहना है कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाइक जो कि शिवसेना के नेता है और वहां के स्थानीय विधायक है। तो ऐसे में ये मुद्दा जो है काफी गर्मा रहा है। जो भाषा का मुद्दा था वो भाषा से हटकर अब मराठी वर्सेस गैर मराठी जो है मामला मुंबई में खासा बनता जा रहा है। जी
ठीक है, आपके पास वापस आएंगे शिशिर। इस वक्त हमारे साथ में शैलेंद्र मिश्रा भी इस वक्त बने हुए हैं। शैलेंद्र, सीधे तौर पर जहां एक तरफ ये पूरा भाषा विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस इस वक्त हिंदी को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है। कई सारे कार्यक्रम भी करने की बात इस वक्त आरएसएस की तरफ से कही गई है। देखिए कृतिका, बहुत स्पष्ट तौर पर एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बात कही गई। कल जब समापन बैठक के बाद संबोधन हुआ, अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक थी 3 दिन की दिल्ली के केशव कुंज में, और उसके बाद जब प्रेस वार्ता रखी गई, उसमें सवाल जवाब में जब एक सवाल पूछा गया कि भाषा विवाद हो रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरह से मराठी को लेकर जो आग्रह किया जा रहा है और इस तरह से जबरदस्ती थोपने की बात की जा रही है, बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया संघ की तरफ से कि सभी भारतीय भाषाएं जो है वो राष्ट्रीय भाषा है। हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, वो सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं। और जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, यानी जो 5वीं तक हम शिक्षा देते हैं, वो मदर टंग में, मातृभाषा में होनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट तौर पर संघ ने कहा है। तो हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ये हिंदी जब समारोह था उसमें कहा था कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। तो ये जो विवाद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इस पे सवाल उठता है कि क्या मन से राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक होने के वजह से ये इस तरह का विवाद कर रही है। अब हम जानते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आए हैं इतने वर्षों बाद, 20 से 25 वर्षों बाद। तब ये सवाल उठता है कि जब एक भी विधानसभा सीट नहीं है मनसे के पास, एक भी लोकसभा सीट नहीं है, तो अब जो कॉरपोरेशन में, यानी वो जो महानगर पालिका में एक तरह से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सके, जो उनकी जो उपस्थिति है, क्या उस पर भी अब सवाल निशान है? यानी अब वो जमीन भी खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें जी, भाषा विवाद कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश इस वक्त मन से करती हुई नजर आ रही है, इस तरीके के विवादों को उठा करके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट, क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दुनिया के 14 देशों को अपना साइन किया है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रेड लेटर भेजते हुए ये टैरिफ बम फोड़ दिया है। तो वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स देशों पर भी तीखा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि जो भी देश समूह की अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करेंगे, उन पर अमेरिका 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि इस नीति से कोई अपवाद नहीं होगा। दरअसल हाल ही में भारत ने ब्रिक्स के घोषणा पत्र पर साइन किए, जिसमें अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ की आलोचना की गई थी। और वहीं टैरिफ डेडलाइन भी अब 1 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। करेंगे चर्चा ट्रंप के इस टैरिफ धमकी पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप की 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की जो चेतावनी, जो धमकी दी गई है ब्रिक्स देशों को। तो ट्रंप की तरफ से ये धमकी दी गई है 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की। 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी ब्रिक्स देशों को ट्रंप की तरफ से दी गई है। और तीखा हमला बोलते हुए ब्रिक्स देशों पर नजर आए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इसके साथ ही धमकी के साथ अगर हम देखें तो कहा गया है कि अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने पर यह एक्शन लिया गया है, और अगर कोई भी देश इसका समर्थन करता है तो हम उसके खिलाफ ये धमकी देते हुए कहा गया कि 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने साफ किया कि नीति में
कोई अपवाद नहीं होगा। ब्रिक्स घोषणा पत्र में अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की गई थी और उस आलोचना के बाद में जब ब्रिक्स के सभी देशों ने उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान सामने आया। एक तरफा टैरिफ और नॉन टैरिफ उपायों पर भी चिंता जाहिर की गई है और WTO के नियमों का भी उल्लंघन करती है टैरिफ नीति। तो सीधे तौर पर ये जो टैरिफ की लड़ाई है वो इस वक्त ट्रंप ने डेडलाइन भी बढ़ा दी है और टैरिफ की लड़ाई और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है इस समय। एक तरफ से ब्रिक्स देशों को भी धमकी दी गई है, इसके साथ ही कई सारे अन्य देशों पर भी इस वक्त नए टैरिफ लागू किए गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो ये डेडलाइन जो है, जो समय सीमा है वो बढ़ाई गई है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया गया है और जिसमें कहा गया कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसी का समर्थन करेंगे उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा और इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। ये बात कही गई है ट्रंप की तरफ से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। इसके साथ ही इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा, ये बात कही। लेकिन साथ ही ट्रंप की धमकी पर अब चीन का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें चीन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। चीन ने साफ तौर पर कहा है कि ब्रिक्स समूह खुलेपन, समावेशिता और साझी सफलता को बढ़ावा देता है। ब्रिक्स समूह, ये बात चीन की तरफ से कही गई है और कहा कि ब्रिक्स जो है वो उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। तो चीन की तरफ से ये बयान सामने आया है टैरिफ को लेकर के। ब्रिक्स का उद्देश्य किसी भी विशेष देश के खिलाफ काम करना बिल्कुल नहीं है। तो ट्रंप की धमकी एक तरफ और वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से यह बयान इस वक्त जारी किया गया ब्रिक्स को लेकर के। अमेरिकी बाजार में क्या कुछ असर इसका देखने को मिल रहा है, जो टैरिफ धमकी दी गई है वो आपको बताते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो अमेरिकी बाजारों में घबराहट देखने को मिल रही है। ट्रंप के टैरिफ बम से पूरे मार्केट पर सीधा असर पड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांकों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जहां डॉ जोन्स की अगर हम बात करें तो 456 अंक लुढ़क गया है, काफी अंतर इसमें आया है। और वहीं S&P 500 की अगर हम बात करें तो 54 अंक ये टूटा है। जिसके बाद नेस्डेक कंपोजिट की अगर हम बात करें तो 187 अंक नेस्डेक कंपोजिट भी गिरा है। तो सीधे तौर पर जब जब ट्रंप की तरफ से ये टैरिफ बम फोड़ा गया है तब उसका सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आया है। खासतौर पर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी पड़ता हुआ नजर आया, अमेरिका के मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, ताजा अपडेट के लिए सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से ब्रिक्स को लेकर ब्रिक्स जो देश हैं उन सभी को ये धमकी दी गई है कि अमेरिका के खिलाफ अगर चलोगे तो 10% अतिरिक्त टैरिफ आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। देखिए, ये जो ब्रिक्स डिक्लेरेशन हुआ है कृतिका, उसमें दो चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई। पहली बात तो जो ईरान और गजा में हमले हो रहे हैं, ब्रिक्स डिक्लेरेशन ने उसकी निंदा की है और ये कहा है कि ये यूनिलैटरल अटैक है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बिना अमेरिका का नाम लिए टैरिफ की बात की और ये भी कहा कि जो टैरिफ अकेले एक देश द्वारा लगाए जा रहे हैं वो विश्व के ट्रेड के लिए बिल्कुल ही अच्छी खबर नहीं है। और इन्हीं दोनों जो इंडिकेशंस हैं ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में, उसके बाद जो ये ट्रंप है उनका बयान आया कि ये एंटी अमेरिकन पॉलिसीज माना जाएगा और जो भी ब्रिक्स के साथ अलाइन करेगा उसके ऊपर 10% का टैक्स जो टैरिफ है लगाया जाएगा। लेकिन क्या ट्रंप को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जिन्होंने अप्रैल डेडलाइन, उसके बाद जुलाई 9 की डेडलाइन और अब 1 अगस्त की डेडलाइन कर दी है, या ये केवल वर्बल बॉम्बास्टिक्स है? जो जानकार मानते हैं कि जो भले ही आज आपको एक दिन में अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखाई दे रही हो, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई पे अमेरिकी बाजार काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रंप के अनाउंसमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। ट्रेडिंग पर्पज के लिए एक दिन में आपको गिरावट जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जो कि इकोनॉमी को फ्रोजन कर सकते हैं और बहुत ही अनसर्टेन टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो बहुत ही एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो आपने देखा होगा कि ब्राजील का रिएक्शन आया इस पर, जिन्होंने कहा कि इसको बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता और आप इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को थ्रेटन कर रहे हैं, वो एक अच्छी पॉलिसी नहीं मानी जा सकती। ये प्रेसिडेंट लूला ने कहा है, दिस इज नॉट द राइट, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, वी डोंट वांट एन एम्परर। ये शब्द का इस्तेमाल किया कि हम किसी राजा के उस समय में नहीं है जब हम किसी राजा को स्वीकार करें और किसी भी एक कंट्री द्वारा इस तरह से किया जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने भी यही कहा है कि इसको पॉजिटिव लाइट में लिया जाना चाहिए। अगर ब्रिक्स को एक नए ताकत के रूप में देखा जा रहा है
तो पूरे दुनिया को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपको समझनी चाहिए कृतिका, कि सबके बीच ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि वो भारत के साथ डील करने जा रहे हैं जी। तो अब आप ये समझिए कि भारत के लिए ये बहुत नेगेटिव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप बायलैटरल डील करते हैं अमेरिका के साथ में, तो हो सकता है कुछ ऐसे कंडीशंस हों जो कि बायलैटरल इम्पैक्ट करें और इस 10% का ये जो मामला है वो भारत पर इम्पैक्ट न करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है, ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक ना लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि सूरज के रहस्यमयी कोरोना में अब राज दिखने लगे हैं जो अब तक हमारी आंखों से छिपे हुए थे। भारत के वैज्ञानिकों ने ये एक बड़ी खोज की है जो सूरज के अंदर छोटे लेकिन विस्फोटक लूप्स की परतों को आगे आने वाले समय में खोल सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सूरज की गहराई में छिपे हुए विस्फोटों का सच अब हम सभी के सामने आ जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज को काफी बड़ी खोज के रूप में भी देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ये खोज कैसे की बताएंगे आपको। इसके साथ ही इस खोज के बाद अब सूरज के क्या कुछ नए राज खुलेंगे ये भी आपको बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आखिर क्या होता है सौर कोरोना। तो सौर कोरोना क्या होता है, सबसे पहले एक नजर इस पर डाल लेते हैं। सूरज के वातावरण की सबसे बाहरी परत है कोरोना जिसे कहा जाता है, जहां गैसों की हल्की परत है जो आमतौर पर नजर हमें नहीं आती। और इस तस्वीर के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं सूरज की जो तेज रोशनी है वो भी उसमें भी ये परत जो है वो छिप जाती है, जिसकी वजह से ये परत नजर नहीं आती है। केवल पूरा सूर्य ग्रहण जब होता है उसी समय पर कोरोना जो है वो उस दौरान दिखता है, सौर कोरोना, तभी हम देख सकते हैं। लेकिन इसको लेकर अब वैज्ञानिकों की तरफ से एक बड़ी खोज की गई है। चंद्रमा सूरज को ढककर सफेद रोशनी की तरह ये कोरोना नजर आता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और गर्म होते हुए भी कम घना होता है और इसीलिए चमक इसकी काफी कम भी देखी जाती है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कुछ ये बड़ी खोज की गई है वो भी आपको बताते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने ये बड़ी खोज की जिसमें सूर्य के कोरोना में सूक्ष्म लूप्स इस वक्त नजर आए हैं और उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों ने छोटे प्लाज्मा लूप्स को खोज निकाला है और ये छोटे प्लाज्मा लूप्स जो है वो कई सारे राज कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में खोलेगा। सूरज की गहराई में ये लूप्स जो हैं वो छिपे हुए थे और इन लूप्स की लंबाई की अगर हम बात करें तो 3000 से 4000 किलोमीटर इन लूप्स की लंबाई है और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर से भी कम इसकी चौड़ाई है। और कुछ ही मिनटों तक जीवित रहते हैं ये लूप्स। सूरज के निचले वातावरण में ये लूप्स जो है वो छिपे रहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। असीम, सीधे तौर पर ये जो वैज्ञानिक खोज की गई है, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो ये बड़ी खोज की है, कैसे देखते हैं इसे और इससे आगे आने वाले समय में सूर्य के क्या कुछ राज खुलते हुए नजर आ सकते हैं? असीम, कृतिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है और देखिए आपने बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की। मैं भी चाहूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाऊं। देखिए जो हमारा सूर्य है, सन है, उसका जो हम जिस सूरज को यहाँ से देखते हैं वो उसका फोटोस्फेयर है। और जिस कोरोना की आप बात कर रही है ना, वो कोरोना हमें कब दिखाई देता है? आपने कहा कि वो बहुत ही उसकी रोशनी कम होती है। हमें कोरोना तब दिखाई देता है जब
सूर्य ग्रहण का समय होता है। सूर्य के ऊपर जब चंद्रमा उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है तो उसके चारों तरफ जो हमें रिंग दिखाई देता है, वो रिंग और साथ साथ जो कुछ फ्लेयर्स हमें दिखाई देते हैं, रोशनी दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड कोरोना। और इसी कोरोना में, क्योंकि ये सारे पूरा जो सूर्य है कृतिका, वो प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा मतलब ये भी एक स्टेट है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। सामान्यतया ये 3 स्टेट होते हैं किसी भी पदार्थ के। ये चौथा स्टेट होता है गैसेस स्टेट, जिसमें कि गैस काफी सघन मात्रा में और काफी स्पीड के में अंदर हलचल हो रही होती है, उसको एक प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सूरज है वो प्लाज्मा है। अब इसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कोरोना कहते हैं। उसके बाद का जो लेयर है उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, चूंकि हम जो हमें दिखाई देता है यहाँ से अपनी आंखों से। उसके बाद का क्रोमोस्फीयर, और उसके बाद जो सबसे अंदर का हिस्सा है वो उसको हम कोर कहते हैं, सूरज का कोर कहते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA के वैज्ञानिकों ने नासा के जो सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से और जो काफी हाई रेजोल्यूशन वाले जो अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप्स हैं उनकी मदद से जो कोरोना है बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर, उस पे कुछ लूप आकार के कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर्स फाइंड किए हैं। बीते वर्षों में कृतिका ये था कि जो बड़े लूप्स थे उन पे स्टडी की जा रही थी, लेकिन ये जो लूप्स हैं कोरोना में, प्लाज्मा में, उन पे पहली बार रोशनी डाली गई कि आखिर है क्या। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने, और न सिर्फ इस पे हमारे वैज्ञानिकों बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर है, वो इसलिए कि वो ये देखना और समझना चाह रहे हैं इस लूप के जरिए, प्लाज्मा लूप के जरिए, कि जो सूरज के अंदर जो इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी है जिसे हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, वो आखिर ये लूप्स जो है कैसे स्टोर करके रखते हैं। और ये बाद में पता चली अब से कुछ समय पहले कि ये जो लूप्स होते हैं ना, आर्क लूप्स होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं काफी भारी मात्रा में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करके रखता है सूरज, और इसी लूप्स के जरिए रिलीज भी होता है। तो उसको हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। हम जब कहते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे सैटेलाइट्स काम नहीं कर रहे होते हैं, विमानों को दिक्कत होती है उड़ने में, तो ये जो सोलर फ्लेयर, सोलर की सतह से जो किरणें निकलती हैं, काफी डेंजरस किरणें होती हैं, वो मैग्नेटिक एनर्जी होती हैं। और वैज्ञानिक इसी लूप्स के जरिए अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लूप्स हैं और जो उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसका सोर्स क्या है, वो कहां से निकल रही है एनर्जी, कहां जा रही है, क्या उसका इम्पैक्ट जो एटमॉस्फेयर है, सोलर एटमॉस्फेयर, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इस लिहाज से बहुत जरूरी है वैज्ञानिकों के लिए, और हमारे आपके लिए ये जरूरी है कि तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सूरज के जो कई सारे राज हैं वो अब आगे आने वाले समय में भारतीय वैज्ञानिकों के जरिए खोले जाएंगे और इस पर नजर लगातार आप बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया असीम, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतनी आसान भाषा में इस पूरे खबर को समझाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।